अपना उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ तिशा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। लखनऊ से सामने आ रही बड़ी जानकारी। 14 जुलाई को भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्य समिति की बड़ी बैठक होने जा रही है। समिति की बैठक में कई राजनीतिक प्रस्ताव होंगे जिन पर चर्चा की जाएगी। साथ ही सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के एजेंडे पर भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ेगी। विपक्ष के प्रोपेगेंडा की पोल खोलने का संकल्प बीजेपी यहां इस बैठक में लेगी और बैठक में करीब 3000 प्रतिनिधि शामिल होने वाले हैं। जेपी नड्डा, सीएम योगी उद्घाटन करेंगे। भूपेंद्र चौधरी राजनीतिक प्रस्ताव लाएंगे और इन प्रस्तावों पर चर्चा संभव। इस बैठक में धर्मपाल सिंह कार्यक्रमों की योजना सामने रखेंगे। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है जहां पर भारतीय जनता पार्टी की कार्य समिति की बड़ी बैठक होने वाली है 14 जुलाई को और कई मुद्दे रहने वाले हैं इस बैठक में जिन पर चर्चा की जाएगी और बीजेपी में मंथन होगा। पहला मुद्दा तो यही रहने वाला है कि लोकसभा चुनाव में जो परिणाम सामने आए उसकी समीक्षा की जाएगी, उस पर मंथन किया जाएगा, उस पर चर्चा करेगी बीजेपी की क्या कुछ उस दौरान हुआ जिसकी वजह से परिणाम इस तरह के सामने आए। उसके बाद जो विपक्ष का प्रोपेगेंडा है उसकी पोल खोलने का संकल्प बीजेपी इस बैठक में लेगी। कार्य योजना बनाई जाएगी, रोड मैप बनाया जाएगा कि जिन मुद्दों को लेकर विपक्ष सत्ताधारी पार्टी को उत्तर प्रदेश में घेरता है, जिन मुद्दों को सत्ता पक्ष के खिलाफ विपक्ष हमेशा तेजी से उठाता हुआ नजर आता है, उन मुद्दों को कैसे रोका जाए, उन मुद्दों को कैसे जवाब दिया जाए और उनके जवाब देने से कैसे विपक्ष का सामना किया जाए, विपक्ष के प्रोपेगेंडा की पोल आखिर कैसे खोली जाए, इस पर रोड मैप बनाया जाएगा, रणनीति डिसाइड की जाएगी और भी कई मुद्दे चर्चा के लिए इस बैठक में होने वाले हैं। तो बड़ी महत्वपूर्ण बैठक ये मानी जा रही, बेहद अहमियत रखने वाली ये बैठक मानी जाएगी। इसमें कई दिग्गज नेता भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश के इस बैठक में शामिल होंगे, शिरकत करेंगे और विपक्ष के मुद्दों का कैसे जवाब देना है इस पर रणनीति बनाई जाएगी। 3000 के करीब प्रतिनिधि बैठक में शामिल होंगे और भी ज्यादा चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे संवाददाता टीएन मिश्रा जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। मिश्रा जी, बड़ी बैठक होने जा रही है बीजेपी की कार्य समिति की, क्या फिलहाल अपडेट इस बैठक को लेकर? शुरू हो गई है। तो ये सबसे बड़ी चीज है कि इस बैठक में जो है, जो चुनाव लोकसभा में जो बीजेपी को थोड़ी हताशा हुई, यूपी में जो उसका उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं रहा, सबसे मुद्दा चर्चा का ये होगा क्योंकि पहली कार्य समिति की बैठक है कि चुनाव के बाद हो रही है। तो इसमें देखिए इसका जेपी नड्डा जो उद्घाटन करेंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष, उसके बाद फिर चर्चा चलेगी और 2 दिवसीय इस बैठक में यह माना जा रहा है कि सारे मुद्दे उठेंगे। जनप्रतिनिधि अपने मुद्दे रखेंगे, उनसे जो भाजपा कार्यकर्ता जो नेता है अपने मुद्दे रखेंगे और जो पदाधिकारी हैं वो अपने मुद्दे रखेंगे, उनका क्या एम है और कैसे आगे 2027 की रणनीति तय करें। क्योंकि सारा दारोमदार 2027 के चुनाव हो, चुनाव में 10 सीटें तो अभी चुनाव हो जाएगा जल्दी। इसके उपचुनाव के बाद अगर जो टारगेट है तो बीजेपी टारगेट 2027 है और उस 2027 को टारगेट मान के बीजेपी के लोग काम कर रहे हैं। तो इस कार्य समिति की बैठक में आगे की रणनीति बनेगी, 2027 की रणनीति बनेगी कि कैसे लोगों का गुस्सा दूर किया जाए, विपक्ष का भ्रम कैसे मटाएं लोगों में। कि सबसे बड़ी बात है जो विपक्ष ने फैलाया उसको भाजपा का जो भ्रम था कि हम कोई संविधान में परिवर्तन नहीं कर रहे हैं, हम किसी का जो है हितों को अनदेखी नहीं कर रहे हैं। तो इन मुद्दों को जो भ्रम चला तो इसको भ्रम को दूर करने के लिए काम करना पड़ेगा। आज देखिए भाजपा के विधायक ने खुद जो है भाजपा के खिलाफ बोल दिया है कि यहाँ जो बीजेपी जो है अगर 2027 जीतना है जिसको नेतृत्व परिवर्तन करना चाहिए तो यूपी में जो है तमाम काम करने चाहिए। तो ये सब मुद्दों को लेकर के जो भाजपा नेता बयान दे रहे हैं तो इस पर भाजपा निपटने के लिए कार्य समिति बैठक में ऐसे ही चर्चा होगी और इन लोगों से भी बात की जाए कि ऐसा क्यों है और कैसे आम जनता में जो है भाजपा की छवि बने। मिश्रा जी, बताया जा रहा है कि कुछ राजनीतिक प्रस्ताव भी लाए जाएंगे इस बैठक के दौरान और उन पर चर्चा होगी। क्या हो सकते हैं ये राजनीतिक प्रस्ताव? इससे संबंधित कोई अपडेट है आपके पास? देखिए अभी क्या है बीजेपी में है क्या जो कोई चीज पहले जो बताते नहीं है। कल इनके अनेक त्यागी प्रवक्ता उनसे बात भी जनता टीवी की थी तो उन्होंने कहा कि जो है इसकी हमें कोई जानकारी नहीं है कि क्या क्या प्रस्ताव आएंगे। प्रस्ताव तो बैठक में आते तभी पता चलेंगे, लेकिन इतना जरूर माना जा रहा है कि देखिए नेता भाजपा प्रदेश के चुनाव के बाद अभी जो चुनाव लोकसभा हुआ तो इसके बाद खुद जो है भाजपा अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने हार की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली। तो ये हार की जिम्मेदारी उन्होंने अपने ऊपर ली, इसका मतलब जो भूपेंद्र चौधरी मानते हैं इसको जो हमारी कमी थी तो ये मुद्दे भी उठेंगे। दूसरे प्रस्ताव राजनीति के क्या लागते ये अभी भी पता नहीं चल पाया है।
तीनों क्या प्रस्ताव लाएंगे ये तो बता रहे हैं, बैठक जब शुरू होगी तभी पता चलेगी। राष्ट्रीय अध्यक्ष और जो प्रदेश सहमति से और सीएम की सहमति से प्रस्ताव बनेंगे। जी जी साहब। चलिए ठीक है मिश्रा जी, आपका जुड़ने के लिए और तमाम चर्चा मेरे साथ करने के लिए। केंद्र ने 25 जून को संविधान की हत्या दिवस मनाने का फैसला कर लिया है, जिस पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर तंज कसा है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अखिलेश यादव सपा प्रमुख ने पोस्ट कर लिखा, 30 जनवरी को बापू हत्या दिवस और लोकतंत्र हत्या दिवस के संयुक्त दिवस के रूप में मनाना चाहिए, क्योंकि इसी दिन चंडीगढ़ में भाजपा ने मेयर चुनाव में धांधली की थी। बीजेपी बताए कि मणिपुर में नारी के मान अपमान हत्या दिवस, हाथरस की बेटी हत्या दिवस, लखीमपुर में किसान हत्या दिवस, कानपुर देहात में मां बेटी हत्या दिवस, 3 काले कानूनों से कृषि हत्या दिवस, पेपर लीक करके हुए परीक्षा प्रणाली हत्या दिवस, अग्निवीर से हुए सामान्य सैन्य भर्ती हत्या दिवस, बेरोजगारी से हुए युवा सपनों के हत्या दिवस, बढ़ती महंगाई से हुए आम परिवारों के भविष्य की हत्या दिवस, नोटबंदी और जीएसटी लागू करने से हुए व्यापार हत्या दिवस, यश भारती जैसे पुरस्कार बंद करने से हुए हुनर सम्मान हत्या दिवस, जनसंख्या में अनुपातिक प्रतिनिधित्व न देकर सामाजिक न्याय का हत्या दिवस, सरकारी नौकरी के अवसर खत्म करके आरक्षण के हत्या दिवस, पुरानी पेंशन के हत्या दिवस, संदेहास्पद हो गए ईवीएम न हटाकर बैलेट पेपर हत्या दिवस। इसके जैसे भाजपा राज में आए अनेक काले दिनों के लिए कौन सी तिथि चुनी जाए? एक और बड़ी खबर आपको बता दें, बड़ी जानकारी का रुख करें, अयोध्या से ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। बताते छत्तीसगढ़ सीएम आज अयोध्या पहुंचने वाले हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज अयोध्या पहुंचेंगे। अपने पूरे कैबिनेट, अपने पूरे मंत्रिमंडल के साथ आज सीएम विष्णुदेव साय अयोध्या पहुंचने वाले हैं। निश्चित तौर पर यहां पर रामलला के दर्शन करने के लिए, पूजा अर्चना करने के लिए अपने पूरे कैबिनेट के साथ सीएम साय आज अयोध्या पहुंचेंगे। और इससे पहले लगातार ऐसा देखा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री बारी बारी करके एक के बाद एक अपने अपने कैबिनेट के साथ, विधायकों के साथ भी कुछ अयोध्या पहुंच रहे हैं रामलला के दर्शन करने के लिए, पूजा अर्चना करने के लिए। सरयू नदी के किनारे जाते हैं, हनुमानगढ़ी भी जाते हैं। और इसी कड़ी में अब छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय अपने पूरे मंत्रिमंडल के साथ अयोध्या आ जाने वाले हैं और हनुमानगढ़ी के बाद रामलला के दर्शन करेंगे। पहले जाएंगे हनुमानगढ़ी, इसके बाद जाएंगे रामलला के दर्शन करने के लिए। तो अब बारी है छत्तीसगढ़ की, यानी कि छत्तीसगढ़ के सीएम आ जाएंगे अपनी कैबिनेट के साथ और यहां पहुंचेंगे, अयोध्या पहुंचेंगे रामलला के दर्शन करने के लिए। इस वक्त की एक और बड़ी जानकारी आपको बता दें, जहां पर ऑनलाइन अटेंडेंस सिस्टम में अब बदलाव हुआ है। शिक्षा प्रणाली में यह बड़ा बदलाव देखने को मिला है। नई पहल, नया बदलाव, सुबह 8:30 बजे की रोक अब हटा दी गई है। टैबलेट के जरिए टीचर अटेंडेंस लगा सकेंगे। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि टीचर क्लास में आते हैं और सुबह 8:30 बजे, यानी कि जो सुबह का पहला पीरियड होता है जिसको अटेंडेंस के लिए ही माना जाता है, अब ऐसी कोई प्रतिबद्धता नहीं है कि इसी समय पर अटेंडेंस ली जाए। इस रोक को अब हटा दिया गया है। एक टैबलेट प्रदान किया जाएगा टीचर्स को और इस टैबलेट के जरिए सभी टीचर्स अब बच्चों की अटेंडेंस लगा पाएंगे। और यहां पर एक जो बड़ा फायदा है वो स्कूल, बच्चों और टीचर्स को मिलता नजर आ रहा है, वो ये है कि अब सुबह ही अटेंडेंस लगाना कंपलसरी नहीं होगा। किसी भी समय, दिन के किसी भी समय टीचर स्टूडेंट्स की अटेंडेंस लगा पाएंगे इस टैबलेट के जरिए। स्कूल के किसी भी समय अटेंडेंस लगेगी। डीजी ने अधिकारियों के साथ बैठक की थी। इस बैठक में यह फैसला लिया गया था कि अब टैबलेट के जरिए सभी शिक्षक स्कूलों में बच्चों की अटेंडेंस लेंगे। यानी कि सुबह सुबह जो रूल था, जो नियम था कि अटेंडेंस इसी निर्धारित समय लेनी है, उस वक्त ना लेके कभी भी ली जा सकती है। और भी ज्यादा चर्चा करेंगे, हमारे संवाददाता टीएन मिश्रा फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मिश्रा जी, शिक्षा प्रणाली में बड़ा बदलाव देखने को मिला है और कहे तो एक नई पहल भी है। किसी भी समय अटेंडेंस ले पाएंगे, डिजिटल तरीका हो गया है टैबलेट के जरिए। हाँ देखिए जैसा ये लगातार जो है सबसे बड़ी माना जाए कि बेसिक एजुकेशन में परिवर्तन की बड़ी लहर चल रही है और ये लगातार जो है शासन लगा भी हुआ है कि तमाम होती है कि टीचर स्कूल नहीं जाते हैं और जो उनका वेतन मिल जाता है, ये तमाम शिकायतों के बाद ये सरकार ने शुरू किया। और ये डिजिटल अटेंडेंस जब बात आई तो तमाम शिक्षक संघों ने इसका विरोध किया और सबसे ज्यादा विरोध लखनऊ से सटे जिले बाराबंकी में हुआ कि जहां शिक्षकों ने पूरे रूप से जो है हमने कहा लड़ाई शुरू कर दी और फिर उन्होंने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया।
फिर सीएम ने भी अफसरों से कहा और शिक्षा मंत्री से भी बोला उन्होंने कि इसी तरह से देखें और लोगों का भ्रम दूर करें कि वो क्या चाहते हैं, कि कैसे उनको जो है सेटिस्फाइड हो टीचर। तो युवा के माने जैसा इनके डीजी ने फिर से बैठक की अफसरों के, और उन्होंने कहा कि अब जो 8:30 बजे जो था 8:30 बजे तक अटेंडेंस लगा दें। तो अब उन्होंने कहा ये लोग हम हटा रहे हैं कि स्कूल टाइम पे पहुंचे और जो है टाइम से स्कूल पहुंचकर टैबलेट के जरिए टीचर अटेंडेंस लगा सकेंगे और उससे जो है उनकी समस्या ये खत्म हो जाएगी। तो ये टैबलेट जो उनको दिए गए उस पर अटेंडेंस लगेगी, तो इससे माना जा रहा शिक्षकों का थोड़ा रोज कम होगा, क्योंकि अभी जो सुबह सुबह की बात थी तो उस पर टीचर थोड़ी राहत मिलेगी और ये समस्या काफी हद तक समाधान हो जाएगी, ऐसा माना जा रहा। जो कई जिलों में यूपी के डीएम कल अपनी स्कूलों में गए, उन्होंने लोगों को समझाया, कई जगह शिक्षा अधिकारी गए, कई जगह बीएसए गए, उन्होंने लोगों को समझा करके कोशिश की कि शिक्षकों की जो गुस्सा दूर किया जाए, उनको बताया कि हाँ आपका कोई नुकसान नहीं होगा, आपके साथ ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ आपका टाइम स्कूल आ रहा है तो अटेंडेंस ऐसे दे सकते हैं। तो अब ये कह दिया है 8:30 बजे के बाद टैबलेट यदि अटेंडेंस लगा दें तो इससे थोड़ा बहुत शायद कम हो जाएगा। जी मिश्रा जी, इन सब बातों के अलावा क्या टीचर्स को और भी कोई फायदे इससे हो सकते हैं? क्योंकि शुरुआत से ही देखा गया है भारत में जब से डिजिटलाइजेशन लागू हुआ है, चाहे वो पेमेंट करने के लिए या कोई और तरीका, डिजिटलाइजेशन हमेशा फायदे ही लाया है। तो क्या शिक्षकों को और भी कोई फायदे यहाँ पर मिलते नजर आएंगे इससे टैबलेट के जरिए? देखिए टैबलेट यदि तो देखिए अभी तो मानिए शहरों में तो हमारा इंटरनेट और ब्रॉडबैंड बहुत कुछ पहले से थे, लेकिन गांव देहात में ब्रॉडबैंड अब पहुंचा है, अब डेटा वहां पहुंचा है, डेटा की सुविधाएं अब बेहतर हुई है, तो संचार क्रांति के बाद संभव हुआ है। लेकिन टीचर भी उतना अपडेट नहीं था। अब ये माना जा रहा है कि जो इससे जो है टैबलेट के जरिए टीचर भी अपडेट हो सकेंगे, वो भी करंट अफेयर जान सकेंगे, वो भी तुरंत जान के क्या हो रहा है या इस समय क्या हुआ या कौन सी घटना घटी, इससे टीचर खुद अपडेट होंगे, ताकि बच्चों को अपडेट कर सकेंगे। तो ये टैबलेट के जरिए जो पढ़ाई का जो है जो उनको दी गई सुविधा, तो इससे उनको फायदा और भी मिलेगा कि अटेंडेंस तो सिंपल सा पार्ट है, लेकिन इसके बाद जो जिसके लिए टीचर रखे गए, जिसके लिए उनको सैलरी दी जाती है, तो ये उनको फायदा होगा, बच्चों को जरूर फायदा मिलेगा कि वो उनको अपडेट कर सकेंगे कि ये कौन सी घटना घट गई है, क्या हुआ है या इस समय क्या देश में चल रहा है। तो वो बातें जो किताबों से अलग है वो भी उन्हें बताई जा सकेंगी। ये संचार क्रांति के लिए फायदा जरूर मिलेगा उसको। जी ठीक, चलिए ठीक है, शुक्रिया मिश्रा जी जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। बुलेटिन में रुक करेंगे एक और बड़ी खबर का। कानपुर से ये बड़ी खबर सीधा सामने आ रही है। आपको बता दें कानपुर देहात सपा नेता की दबंगाई का वीडियो वायरल हो रहा है, जो कि सामने आया है। बंदूक की बट से युवक को पीटा, मामूली बात पर ही विवाद शुरू हुआ। पुलिस ने मामले में केस दर्ज कर लिया है। सपा नेता सहित 6 लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है। इस वक्त की बड़ी जानकारी, बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर अब इसकी तस्वीरें भी आप देख सकते हैं कि कैसे ये पीटने का वीडियो जो जबरदस्त तरीके से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ये तस्वीरें, ये वीडियो क्लिप जनता टीवी इस वक्त आपको सभी दर्शकों को टीवी स्क्रीन पर भी दिखा रहा है। आप देख सकते हैं कि बंदूक की बट से युवक को पीटने का जो मामला सामने आया है, इसकी तस्वीरें आप देख सकते हैं। मामूली सी बात पर यह विवाद शुरू हुआ और ये विवाद इतना ज्यादा बढ़ा कि नौबत यहां तक पहुंच गई कि बंदूक की बट से एक युवक दूसरे युवक को पीट रहा है। एशिया के सबसे बड़े बिजनेसमैन मुकेश अंबानी के छोटे बेटे अनंत अंबानी राधिका मर्चेंट के साथ शादी बंधन में बन चुके हैं। वरमाला के बाद शुक्रवार रात जियो वर्ल्ड सेंटर में 7 फेरे और सिंदूर दान की रस्म अदा की गई। शादी में यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव समेत देश विदेश से 2000 से ज्यादा मशहूर हस्तियां और नेता शामिल हुए थे। काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन पूजन के लिए काशी द्वार से प्रवेश के लिए लोगों को अपना स्थानीय पहचान पत्र दिखाना जरूरी होगा। बनारस के पते का कोई भी पहचान पत्र मान्य होगा। यह जानकारी मंदिर के मुख्य कार्यपालक अधिकारी विश्वभूषण मिश्र ने दी है। सीईओ ने वीडियो जारी कर बताया कि काशी वासियों के लिए मंदिर में प्रवेश के लिए अलग से द्वार निर्धारित किया गया है। उससे केवल बनारस के रहने वाले लोग और नेमी ही प्रवेश कर पाएंगे। क्या कोई सांप किसी के पीछे इतना पड़ सकता है कि वो उसे 40 दिनों में 7 बार काट ले? दरअसल उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में रहने वाले विकास द्विवेदी के साथ जो हो रहा है वो वाकई चौंकाने वाला भी है और काफी रहस्यमय भी है। इसी पर देखिए हमारी खास रिपोर्ट।
सपने में बोला सांप, 9वीं बार डसूंगा तो जाएगी जान। 40 दिनों में 7 बार काटा। दहशत में परिवार, रहस्य में है मामला। भारतीय मैथोलॉजी में नाग नागिन के कई किस्से दर्ज हैं। नाग नागिन के बदले की भी कई कहानियां चर्चित हैं। सांप से हमेशा से ही भारतीय संस्कृति का संबंध रहा है। आज भी सांप के कई किस्से आप गांव में जाकर सुन सकते हैं, मगर विज्ञान के इस दौर में उन किस्से कहानियों की असलियत पर सवाल खड़े होते हैं। मगर कभी कभी कुछ ऐसे मामले भी सामने आ जाते हैं जिस पर विश्वास करना मुश्किल हो जाता है, मगर वह सच होते हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में पिछले कुछ दिनों से जो हो रहा है उसने हर किसी को सकते में डाल दिया है। किसी को समझ नहीं आ रहा है कि आखिर वहाँ ये सब चल क्या रहा है। दरअसल फतेहपुर में एक 24 साल के युवक के पीछे सांप बुरी तरह से पड़ गया है और वह अब उसका पीछा ही नहीं छोड़ रहा है। पिछले 40 दिनों में युवक को सांप 7 बार काट चुका है। सिर्फ यही नहीं, इस मामले में कई रहस्यमय बातें भी सामने आ रही हैं। आखिर क्या है विकास द्विवेदी की सांप से दुश्मनी? बता दें कि फतेहपुर के रहने वाले विकास द्विवेदी पिछले करीब 40 दिनों से एक रहस्यमय स्थिति का सामना कर रहे हैं। इस चक्कर में विकास का पूरा परिवार भी काफी दहशत में जिंदगी जी रहा है। दरअसल विकास के पीछे एक सांप पड़ा हुआ है। ये सांप पिछले 40 दिनों में युवक को 7 बार डस चुका है। सांप से बचने के लिए युवक बार बार जगह भी बदल रहा है। ये घटना जो है 6 बार इसको तो पहले सर्प काट चुका है। अब ये 7वीं बार जो है फिर काटा है इसको, और ये दिखाई नहीं देता है किसी को। और ये 7वीं बार जब काटा है तो सब लोग 4 लोग इसको बराबर बैठे हुए थे कुर्सी डाले कि इसको देखना है, लेकिन इसने पहले ही बता दिया था कि मेरी बाईं आँख फड़क रही है। जैसे इसकी बाईं आँख फड़कती है तो इसको जो है दिक्कत होने लगती भतीजे को। फिर इसके बाद हम लोग सब बैठे थे और भतीजा सो रहा था, कम्बल ओढ़े। तो थोड़ी ही देर बाद एकदम चिल्लाया है कि चच्चू हमारे सर्प काट लिया है। जो हमने देखा तो उसके हाथ में सर्प के निशान बने थे, तो हम इसको अस्पताल लेके आ रहे हैं। शनिवार रविवार को ही डसता था सांप, मगर अब इस केस में कई चौंकाने वाली बातें सामने आई हैं। विकास के साथ जब पहले इस तरह के हादसे हुए थे तब उसने बताया था कि सांप उसे सिर्फ शनिवार और रविवार के दिन ही डसता है, मगर अब जब 7वीं बार सांप ने उसे काटा है तो उस दिन गुरुवार था। ऐसा पहली बार है जब सांप ने उसे शनिवार रविवार के दिन नहीं काटा। सिर्फ यही नहीं, जब विकास को 6ठी बार सांप ने काटा था तो उसने सन्न कर देने वाला दावा किया था। इसे सुनने के बाद विकास का परिवार और ज्यादा दहशत में आ गया था। फिलहाल विकास आईसीयू में भर्ती है और 7वीं बार सांप के काटने से उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। डॉक्टरों ने भी आने वाले 24 घंटे उसकी जिंदगी के लिए अहम बताए हैं। विकास का दावा था कि उसके सपने में सांप आया था। इस दौरान सांप ने उससे कहा था कि वह उसे 9 बार काटेगा। 8वीं बार वह बच भी जाएगा, मगर 9वीं बार वह उसे अपने साथ ले जाएगा। ऐसे में किसी को भी समझ नहीं आ रहा है कि आखिर विकास के साथ ये सब हो क्या रहा है। आखिर सांप विकास के पीछे क्यों पड़ा है, इसका किसी के पास फिलहाल कोई जवाब नहीं है। फतेहपुर से संवाददाता भीमशंकर की रिपोर्ट। चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए 4 मिनट में रुक करेंगे 18 मंडलों का। मथुरा में हत्या आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर ग्रामीणों ने दिया धरना। पुलिस की ओर से मिले आश्वासन के बाद धरना समाप्त। सिद्धार्थनगर में तालाब में नहाने गए किशोर की डूबने से मौत, मामले की जांच में जुटी पुलिस। कुशीनगर में भारी बारिश ने मचाई तबाही, बस पर पेड़ गिरने से एक व्यक्ति घायल, आवागमन हुआ बाधित। कबीर नगर में घूसखोर लेखपाल को एंटी करप्शन टीम ने किया गिरफ्तार। 7,000 की ले रहे थे रिश्वत। जनपद कासगंज में तेज रफ्तार का कहर, 2 सड़क हादसों में 3 युवकों की मौत, 3 घायल। पुलिस ने मामले में शुरू की कार्रवाई।
बहराइच में सांप काटने के बाद युवक ने दिखाई बहादुरी। सांप को बोरी में लेकर युवक पहुंचा अस्पताल। डॉक्टरों में मची दहशत। मिर्जापुर में जल जमाव के चलते बंद हुआ नटवा अंडरपास। वाहन चालकों को हो रही परेशानी। आगरा में युवक के शरीर के घाव को कुत्ते के काटने से फैला रेबीज। हुई युवक की मौत। परिजनों में मचा कोहराम। कन्नौज में सिपाहियों के साथ की एसपी ने समीक्षा बैठक। बढ़िया काम करने पर हेड कांस्टेबल को दी शाबाशी। आगरा में चंबल से निकलकर पिनाहट कस्बा में पहुंचा मगरमच्छ। ग्रामीणों में मचा हड़कंप। सूचना पर पहुंची वन विभाग की टीम ने रेस्क्यू कर मगरमच्छ को पकड़ा। आगरा में वंदे भारत एक्सप्रेस से टकराई गाय। वंदे भारत का आगे का हिस्सा हुआ मामूली डैमेज। अलीगढ़ में नेशनल हाईवे पर खाई में गिरी अनियंत्रित बाइक। महिला सहित 3 घायल। इलाज के लिए अस्पताल में कराया भर्ती। अलीगढ़ में अंतर्गत कैनरा बैंक की सासरी गेट शाखा में लगी आग। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। आगरा में कोयले से भरी टैंकर गाड़ी में अचानक लगी आग। मचा हड़कंप। सूचना मिलने पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू। हाथरस में विजिलेंस से की बड़ी कार्रवाई। सीएमओ ऑफिस में तैनात महिला बाबू को 45,000 की रिश्वत लेते किया गिरफ्तार। तो इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए जनता टीवी। नमस्कार।